नमस्कार, मैं हूं आशीष तिवारी। आज हमारी बातचीत में छत्तीसगढ़ सरकार के कैसे अल्हड़ मंत्री या जिसे आप देसी मंत्री भी कह सकते हैं मौजूद हैं टंकराम वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत में जी। धन्यवाद। राजस्व, आपदा विभाग, खेल विभाग, इस तरह के महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो आपके हिस्से है। कैसा चल रहा है कामकाज? देखिए, अभी हमारा 17-18 महीने का जो कार्यकाल है बहुत बढ़िया है, उपलब्धियों से भरा हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, निर्देशन में हम सब काम कर रहे हैं। और हम छत्तीसगढ़ को कैसे समृद्धशाली बनाएं, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की जो कल्पना है कि हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, उसी के नक्शे कदम पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है कि हम 2047 तक के छत्तीसगढ़ राज्य को भी विकसित राज्य बनाएं। इस दिशा में हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं। जब जिम्मेदारी आपको मिली, एक तो आपने कई दफ़े बताया है कि कल्पना भी नहीं थी कि आपको मंत्री बनाया जाएगा जी। एक अप्रत्याशित घटना हुई और आपको मंत्री बना दिया गया, जिस तरीके से आप जिक्र करते रहे जी। आपके इन दो महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी मिलने के बाद आपको क्या लगता है, कितना कुछ बदलाव हुआ है आपके विभागों में? देखिए, अभी हमारी सरकार आने के बाद बहुत सारा परिवर्तन आया है। चाहे हम राजस्व विभाग की बात करें, चाहे हम स्पोर्ट्स की बात करें। देखिए, राजस्व विभाग के बारे में हमेशा लोगों की जो थिंकिंग है वो ठीक नहीं रहता है, मतलब निगेटिव जाता है कि यार उसमें तो भ्रष्टाचार है, काम होता नहीं है, कार्यालय के चक्कर मारना पड़ता है। मतलब यानी सरकार की शाख इसी से बढ़ भी सकती है और गिर भी सकती है, गिरती ज़्यादा है। तो इसके लिए ना हमने कुछ नए नए प्रावधान लाए हैं। जैसे ये नामांतरण का है तो बटांकन का है, सीमांकन का है, जिसके लिए किसानों को चक्कर लगाना पड़ता है। तो इसके लिए हमने इस सारे काम को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत ला दिया है। उनका हमने एक निर्धारित कर दिया है समय कि आपका नामांकन इतने दिन में होगा, बटांकन इतने दिन में, ये काम इतने दिन में। अगर उस लोक सेवा गारंटी अधिनियम जो बना है उस तिथि पे अगर काम नहीं होता है तो पक्षकार को उनके खिलाफ आवेदन करने का अधिकार है। और दूसरी बात यह है कि अधिकांश जो है लंबित प्रकरण जो है त्रुटि सुधार के मामले हैं, सबसे ज़्यादा है जी। तो उसमें हुआ क्या था कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने तहसीलदार के जो अधिकार था त्रुटि सुधार का, उसको उठा करके उन्होंने एसडीएम को दे दिया। अब आपको पता है कि एक एसडीएम के अंदर में 2 तहसील, 3 तहसील, कहीं तो 5 तहसील भी आता है। तो उनके पास इतना सारा काम है, तो ये तो थोड़ा सा दिक्कत था। तो उसको फिर से हमने विधानसभा में पारित करके जो एसडीएम के पास जो त्रुटि सुधार का विषय था उसको हमने फिर सारे तहसीलदारों को दे दिया। तो इससे क्या है कि लंबित जो प्रकरणें हैं त्रुटि सुधार के, वो मामले ठीक हुए हैं। त्रुटि सुधार का हुआ। और अभी नया चला है छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा काम कि रजिस्ट्री के साथ नामांतरण का काम जी, कि आप जैसी रजिस्ट्री होगी स्वतः नामांतरण उसमें हो जाएगा। और दूसरी यह है कि हमने जियो रेफरेंसिंग का काम करा रहे हैं। जियो रेफरेंसिंग में उनका एक जो सीमा विवाद है वो समाप्त हो जाएगा। राजस्व विभाग में हमने स्वामित्व कार्ड योजना, ये है एक्चुअल में है केंद्र सरकार की, माननीय नरेंद्र मोदी जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है कि गांव में रहने वाले जो वर्षों से रह रहे हैं लेकिन उसके पास उनकी पेपर नहीं है, कागज़ नहीं है, मालिकाना हक नहीं है, तो उसको माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वामित्व योजना के तहत ये कार्ड सबको दे रहे हैं। तो हमने अभी तक से यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 17-18 महीने में हमने 87,000 लोगों को दिया है और अभी इस पे काम चल ही रहा है। तो इस तरह से राजस्व विभाग में बड़े बड़े काम हुए हैं। एक अभी पेपर में चलता है, देख रहे होंगे आप, भारतमाला परियोजना में भ्रष्टाचार, ये है तो मामला 2021 का है। पर अब ऐसा घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हमने एक नया संशोधन लाया है कि यदि कहीं पे कोई सार्वजनिक काम होना है, चाहे वो राज्य सरकार की हो, केंद्र सरकार की हो, कोई बड़ी परियोजना आ रही हो, तो परियोजना आने से पहले, प्रकाशन से पहले वहाँ पे खरीदी बिक्री, नामांतरण, सारे चीज़ वहाँ पे रोक दिए जाएंगे। जैसे अभी हमारा बलौदा से रायपुर 4 लेन है या ट्रेन नया चलने का, सारे जगह पे वहाँ प्रतिबंध लग गया है।
कोई खरीदी बिक्री नहीं होगी। तो क्या है, भूमाफियाओं को एक बड़ा जगह मिल जाता था, किसानों को ठग लेते थे, 1 एकड़ ले लिए, फिर बाद में उन्होंने कई टुकड़े किए और उसका कई गुना उन्होंने मुआवजा लिया। यही कारण है जो भारतमाला चल रही है। तो ऐसे राजस्व विभाग में बहुत सुधार किए। अगर हम खेल में देखें तो खेल में देखें हैं कि पिछली जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस के 5 साल पूरा ढप रहा, कोई काम नहीं हुआ। 2018 तक डॉक्टर रमन सिंह ने जो काम किया था वही काम हुआ, बाकी 18 से 23 में कोई काम नहीं हुआ। हमारी सरकार आने के बाद फिर से हमने खिलाड़ियों के सूद लिया है और खिलाड़ियों को जो अलंकरण समारोह जो आयोजित करके उनको एक सम्मान निधि देते थे, उनका शुरुआत किया। पिछले गवर्नमेंट का 4 साल का भी हमने दिया और इस साल अभी 29 अगस्त को खेल दिवस होगा, इसमें पुराने जो 1 साल का बचा हुआ है वो पुरस्कार उनको एक साथ फिर मिलेगा। मैं खेल पर भी आऊँगा मंत्री जी, भारतमाला पर भी आऊँगा, लेकिन उसके पहले आपने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ का जिक्र किया, लोक सेवा गारंटी। ठीक है, बोलने में अच्छा लगता है कि एक मियाद में काम हो जाना चाहिए, लेकिन आमतौर पर अमूमन ऐसा होता भी नहीं है। आप वाकिफ होंगे, मैं समझता हूँ, आप सरकारी नौकरी से आप राजनीति में आए हैं। मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं जब ये गारंटी आप दे रहे हैं कि इतने दिनों में ये काम हो जाना चाहिए? आमतौर पर होता तो नहीं है, ज़मीनी स्तर पर नहीं होता है, वैसी सूरत में क्या प्रोविज़न सरकार कर रही है और मॉनिटरिंग किस लेवल पर आप लोग कर पा रहे हैं? देखिए, इसके लिए अलग अलग लेवल पे समीक्षा बैठक होती है। मैं खुद समीक्षा बैठक रखता हूँ जिला स्तर पे, और इन विषयों पे अपन चर्चा करते हैं कि भाई पुराने कितने लंबित प्रकरण हैं, कौन समय अवधि में है और कौन समय सीमा के बाहर है। अगर समय सीमा के बाहर अवधि बता रहा है तो क्यों बता रहा है, उसमें कोई विवादित मामले हैं, ये न्यायालयीन प्रकरण में है कि क्यों नहीं हुआ है। अगर उसका जवाब नहीं मिल पाता तो उसको वहीं पे नोटिस करते हैं और उसको तुरंत निराकरण के लिए बोलते हैं। इसमें हाल फिलहाल में से कुछ नोटिस आप लोगों ने सर्व किए हैं किसी अधिकारी के खिलाफ या? हाँ, किए हैं और उनका इंक्रीमेंट रोकने का भी उसमें प्रावधान है और वो हम करते भी हैं। तो हम अपने जिला स्तर पर बैठक लेते हैं, सेक्रेटरी अपने लेवल पर अलग बैठक करते हैं और सीएम साहब भी समय समय में बैठक लेते हैं। समीक्षा जी। तो लगातार मॉनिटरिंग राजस्व विभाग में सब अपने अपने स्तर पे करते हैं और हमने ये भी इसमें राजस्व पखवाड़ा का भी आयोजन हमने किया। जब से आया हूँ, पिछले साल भी हमने राजस्व पखवाड़ा आयोजन किया पूरा प्रदेश में। इस साल भी अप्रैल मई जून 3 महीने हमने राजस्व पखवाड़ा का आयोजन किया और इसका फ़ायदा मिलता है, हमने देखा है। जैसे अभी हमारे सरकार ने शिविर का आयोजन किया तो शिविर में भी बहुत फ़ायदे दिखे। त्वरित स्थल पे ही उनको जो भी पेपर की कमी हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र देना है, आय प्रमाण पत्र देना है, किसी का आधार कार्ड बनना है, फटाफट वहीं पे बन जाते हैं। तो ये फ़ायदा दिखता है। हितग्राहियों को कोई सामान देना है, साइकिल वितरण करना है, मछुआरों को कोई चीज़ देना है, तो उनका फ़ायदा दिखता है। तो राजस्व विभाग में लोगों को सहूलियतें मिले, लोगों की समस्याओं का निराकरण त्वरित हो, इसके लिए हम सतत काम कर रहे हैं। भारतमाला परियोजना का आपने जिक्र किया, जब ये भ्रष्टाचार या कथित तौर पर बड़ी गड़बड़ी जब उजागर हुई थी, तब ये सुनने में आया था कि केंद्रीय नेतृत्व जो है, केंद्र सरकार जो है, जो सड़क परिवहन मंत्रालय के मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने पहले इस पर सूद ली, उनके कहने के बाद इस पर जांच की दिशा आगे बढ़ी। क्या इस बात में सच्चाई है या राज्य सरकार सो मोटो एक्शन इस पर ले चुकी थी? नहीं, देखिए, हमको तो हमारे संज्ञान में तब आया जब ये अपने अभनपुर क्षेत्र के कोई लोग शिकायत किए कि ये भारतमाला परियोजना में सही आदमी को मुआवजा नहीं मिला है। फिर उसके बाद विधानसभा प्रश्न लग गया। विधानसभा प्रश्न लगा तो हम उसका आंसर देखे, बुलवाए सबको, तो हमने देखा तो उसमें 2-3 प्रकार की गड़बड़ियाँ हैं, एक ही नहीं है। जैसे मठ का ज़मीन है, मठ की ज़मीन मठ में जाना चाहिए पैसा, तो कोई व्यक्ति को चला गया। इसकी अलग जाँच चल रही है? हाँ, इसकी भी जाँच चल रही है, अभी देख रहे हैं, पेपर में आ रहे हैं। नंबर 2, जो शासकीय विभाग को पहले से अलॉट हो गया है, उसका भी मुआवजा ये लोग ले लिए हैं। जिस आदमी को मुआवजा मिलना चाहिए, मंगलू को मिलना चाहिए, तो मंगलू को नहीं मिला, किसी और को मिल गया। और अधिसूचना जारी के बाद ज़मीन का बटांकन नहीं होता है। अधिसूचना जारी होने के बाद बटांकन भी हुआ है, कई टुकड़ों में किया है। माने हम देखें तो इसमें बहुत पेचीदा है। मैं कहा, ये तो प्रकरण बहुत गंभीर है। मैं विधानसभा में भी बोला, स्वीकार किया कि ये प्रकरण बहुत गंभीर है और इसका जांच ईओडब्ल्यू को देंगे और ईओडब्ल्यू कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, सब धरे जा रहे हैं।
नहीं, गिरफ्तारियां तो कई लोगों की हो चुकी हैं, लेकिन जो सरकारी महकमे के जो अधिकारी हैं जिन्हें सरकार ने केवल सस्पेंड किया है वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, और कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि 29 जुलाई तक उनकी यथास्थिति स्पष्ट की जाए, और यदि गिरफ्तारी नहीं होती तो भगोड़ा घोषित किया जाए। तो इन अधिकारियों की गिरफ्तारी कहाँ अटक रही है, क्यों नहीं हो पा रही? देखिए, कानून जो है अपने हिसाब से काम करता है, और मैं तो इतना कहता हूँ कि जो दोषी व्यक्ति हैं वो आज नहीं तो कल धरे जाएंगे और उन पे कार्रवाई होगी, और दोषी व्यक्ति बच नहीं पाएगा और सबके ऊपर कार्रवाई होगी। जितने लोग उसमें शामिल हैं, चाहे वो शासकीय अधिकारी हो, चाहे भूमाफिया हो, चाहे कोई नेता भी हो क्यों ना हो, जो उस परिधि में आएगा सबके ऊपर कार्रवाई होगी। एक बयान आपने दिया था जब आप मंत्री बने थे, तब आपने ये कहा था कि सरकारी ज़मीन पर यदि अतिक्रमण पाया गया या अतिक्रमण हुआ तो बुलडोज़र चलाया जाएगा। बुलडोज़र चले? कुछ बहुत चला है, आप देख रहे हैं, चाहे नगरीय क्षेत्र में कहे चाहे ग्रामीण क्षेत्र में कहे, और ये तो अतिक्रमण का बाढ़ आ गया है। क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? इसके पीछे देखिए, हम गांव में भी जाते हैं तो गांव में जो बचा खुचा भाटा ज़मीन जो है, जो सार्वजनिक उपयोग के लिए लोग घेर रहे हैं, लोगों में क्या हवस हो गया है कि क्या समझ में नहीं आता। माने उनके पास रहने के लिए तो भाटा को भी घेर लेते हैं कि बारी बनाएंगे, ये करेंगे। बच्चों को खेल के लिए ज़मीन नहीं बच रहा है। हमारा ज़्यादा समय तो अतिक्रमण हटवाने में, रोज़ ऐसा नहीं होगा कि जिस दिन 15 लोग अतिक्रमण हटवाने के लिए नहीं आते होंगे गांव से, कि हमारे गांव के खेल जगह को घेर लिया तो चारागाह को घेर लिया और अतिक्रमण कर रहे हैं। ये है तो बहुत दुखद बात है, और ऐसा करेंगे तो आने वाले समय में आने वाले जो बच्चे हैं हमारे, उनके लिए जगह ही नहीं मिलेगा एक भी। तो सरकार का समाधान किस रूप में ढूंढ पा रही है? सख्ती बरतने के जतन ज़्यादा करने की ज़रूरत इस वक्त है, या कोई ठोस कंक्रीट नियम कानून की ज़रूरत इस वक्त? नियम और कानून अपने जगह काम कर रहे हैं, पर मैं तो एक बोलता हूँ कि गांव के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। भाई, ये ज़मीन आपकी है, निस्तारी आपको करना है। तो कोई व्यक्ति अगर अतिक्रमण कर रहा है तो पंचायत को अधिकार है हटाने का। भाई, ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत और हमारा तहसीलदार है, शहरी क्षेत्र में हमारे नगर निगम और तहसीलदार, ये लोग हटवाते हैं और हटवा भी रहे हैं। पर पंचायत के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और उनको खुद होके अतिक्रमण को भी उसको रोकवाना होगा। ठीक है मंत्री जी, करीब करीब राजस्व अमले विभाग में 40,000 से ज़्यादा प्रकरण लंबित हैं, पेंडिंग है, बड़ा टास्क है, और राजस्व के मामले तो लंबे खींचते भी हैं। किस तरीके से शॉर्ट आउट करने का नियम आप लोगों ने बनाया है? कौन सी स्ट्रेटेजी आप लोगों ने तय की है जिस पर सरकार इस वक्त काम कर रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रकरणों को कम समय में ख़त्म किया जाए, क्या योजना है? देखिए, इसके लिए यह है कि हमने बना के रखा है जिसमें किसी भी तरह का विवाद नहीं है उसको 3 महीने के अंदर करें। किसी में न्यायालयीन प्रकरण है तो उसको 6 महीने के अंदर। अब तो हम इस अवधि को भी कम करने वाले हैं कि जो 3 महीने का दिए हैं उसको हम 45 दिन का करेंगे। अच्छा। उनको भी जो विवादित वाला है उसका भी अवधि कम करने वाले हैं। और इसमें जैसे कहते हैं कि लंबित प्रकरण बढ़ते जा रहे हैं, होता क्या, ये रूटीन का काम है। एक काम निपटाएंगे दूसरा विवाद आ जाता है, फिर एक निपटाए फिर दूसरा काम। भाई, इतने सारे 2.5 करोड़ से ज़्यादा खसरे नंबर हैं छत्तीसगढ़ में, तो इतने सारे खसरे नंबर हैं। आप देख रहे हैं ज़मीन का बंटवारा हो रहा है, सीमांकन हो रहा है, बटांकन हो रहा है, ये तो रूटीन का काम है। तो आप 4 समस्या को निपटा रहे हैं तो 2 और बढ़ रहा है, 4 और बढ़ रहा है, तो इस संख्या जो है अनवर श्रृंखला है, चलते रहता है। गुजरात बीजेपी रूलिंग स्टेट रही है, और गुजरात में एक प्रयोग किया गया कि ज़्यादातर राजस्व के जो कामकाज हैं, डेली बेसिस के जो कामकाज हैं, उसको ऑनलाइन मोड पर डाल दिया जाए। तो पटवारी की भूमिका वहाँ लगभग ख़त्म हो चुकी है, तहसीलदार की भूमिका लगभग ख़त्म हो चुकी है। तो राज्य सरकार को नहीं लगता कि ऐसे किसी स्टेट में जहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं वहाँ जाकर कुछ वहाँ से सीख लिया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए? नहीं, तो हमारे यहाँ भी तो सारा चीज़ ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। देखिए, आपको अपने ज़मीन का अगर देखना है तो आप मोबाइल में आप खसरा नंबर डायल करिए, आपका सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। गुजरात में तो मैं सुनता हूँ कि शायद रजिस्ट्री के लिए भी अब जाने की ज़रूरत नहीं रह गई। हाँ, तो यहाँ भी हो गया है। आप रजिस्ट्री ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, आपको घर से आपका रजिस्ट्री हो जाएगी। बस ये घर से कराएंगे तो उसका शुल्क एक देना पड़ेगा। और आज तो इतना नए नए तकनीक आ गए हैं
कि पहले तो लोग अपना ज़मीन को देखने के लिए पटवारी के पास B1 नक्शा खसरा के जा, आज अपने मेरा ज़मीन सही है कि नहीं आप अपने मोबाइल पे देख सकते हैं खसरा नंबर डाल करके। तभी तो लोग और दौड़ के आते, अरे भैया हाँ भैया मोर ज़मीन के नंबर मोर नाम में नहीं बताते, एक गाँव का आदमी आ जाता है कैसे। तो आज सारा चीज़ ऑनलाइन हो गया है और सबसे ज़्यादा शिकायतें इसको ही लेकर राजस्व विभाग में आती, इसी में आता है। तो बहुत नए तौर तरीके की ओर हमारा विभाग भी बढ़ रहा है। और जैसा आप कह रहे हैं कि तहसीलदार का कामकाज कम हो गया, यहाँ भी काम का कम हो जाएगा। यहाँ पे B1 के लिए कोई जाता नहीं है, सारा चीज़ ऐसे निकल जाता है। और जो नए रजिस्ट्री होंगे वो भी अपना पंजीयन कार्यालय गए ऑनलाइन रहेगा, वहाँ पे जो अपना खरीदार है, बेचने वाला है, आधार कार्ड लेके जाएंगे, आधार कार्ड का वहाँ पे जांच होगी। पहले इसमें एक फ़ायदा और है कि जो एक ही ज़मीन बार बार रजिस्ट्री हो जाती थी या किसी दूसरे की ज़मीन को कोई दूसरा आदमी को खड़ा करके बेच देते थे जी, वो अब नहीं होगा। कोई आधार कार्ड दे दिए तो उसका बायोमेट्रिक चेक होगा कि इसी का है कि नहीं है, उस पर उस मोबाइल नंबर से प्रूफ हो जाए कि हाँ सही आदमी खड़ा है। तो इसका बहुत फ़ायदे हैं, समय बचेगा, धन बचेगा, गलत आदमी बेच नहीं पाएगा, दोबारा रजिस्ट्री नहीं होगा, ये फ़ायदे हैं सब। ये पटवारियों पर नकल कैसे कसेगी साहब? सबसे ज़्यादा शिकायत तो पटवारियों को लेकर आती है, और डे टू डे रोज की जो रूटीन के जो कामकाज हैं, पटवारी ही पहली इकाई है राजस्व विभाग की, नकल कैसे कसेंगे? शिकायतें खत्म नहीं होती हैं। देखिए, हिदायतें देते हैं, निर्देश देते हैं, लोगों की सेवा करना है, कोई तकलीफ मत होए, चक्कर मारना मत पड़े। पर अब पटवारी का काम भी अब कम हो जाएगा, जैसे बता रहे हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्री हो जाएगी, मोबाइल ऐप, भुइयाँ ऐप, इसमें सारा चीज़ दिखता है। आज आदमी कहाँ जाता है कि मुझको B1 का खसरा दोगा के, वो खुद निकाल लेता है। तो सहूलियत तो बढ़ी है। खेल पर आते हैं, आपने अलंकरण का जिक्र किया ही, अलंकरण तो सरकार दे रही है, और पिछले बैकलॉग जो रहा है पिछली सरकार का, वो भी आप लोगों ने किया है। लेकिन एक चीज़ अटकी हुई है, उत्कृष्ट खिलाड़ी को सरकारी नौकरी दिए जाने की एक नियम रमन सरकार ने बनाया था, और पिछली सरकार से जो रोक लगी है अब तक उस गति तो मिल नहीं पाई। शायद आप लोगों ने इस पर कुछ आगे काम बढ़ाया है, लेकिन बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो चाय की दुकान चला रहे हैं, जो टाइल्स लगा रहे हैं, जो POP का काम कर रहे हैं। तो सरकार कब नौकरी देगी? देखिए, 5 साल पिछले तो बंद रहा है। उन्होंने 2019 में उनकी सरकार, 2018 में सरकार आई, 19 में उन्होंने आवेदन मंगाए, और उन्होंने आवेदन मंगाने के बाद कुछ किया नहीं, वो विवादित हो गया। आज उसको 5-6 साल हो गया। अब हम उसी पे काम कर रहे हैं, और वो जो सूची आए उसमें कई तरह की विसंगतियां हैं, कई प्रकार की त्रुटि है, पर हमने तय कर लिया है कि हम इस बार उत्कृष्ट खिलाड़ी की सूची घोषित करेंगे। आप सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं? देखिए, सरकारी नौकरी देने का हमारा उसमें वचनबद्ध नहीं, हम तो वो तो सरकार 2% आरक्षण उनको देते हैं। हमारा विभाग नौकरी नहीं देता, हमारा विभाग उनको उत्कृष्ट खिलाड़ी सूची घोषित करेंगे। उसके हिसाब से केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के जितनी शासकीय वैकेंसियाँ निकलती है उसमें 2% आरक्षण ऑलरेडी उसके लिए रहता है, तय हो जाता है। हाँ, तो कहीं ना कहीं उनको नौकरी मिल जाती है। और हमारी भी इच्छा है कि हमारे बच्चे जो खेल विधा में अपना जीवन को समर्पित किए हैं, क्योंकि खेल से पढ़ाई भी प्रभावित होती है, अपना सारा ताकत लगा करके खेल में काम कर रहे हैं, तो उनको उनका हक मिलना चाहिए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सहमत हैं। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर किस तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है? क्योंकि जब आप हरियाणा को देखेंगे, पंजाब को देखेंगे, उड़ीसा को देखेंगे, पड़ोसी राज्य है, वहाँ पर बड़ा बजट है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा है, तो जाहिर से कि नेशनल लेवल पर मेडल्स भी उन राज्यों में ज़्यादा आते हैं। छत्तीसगढ़ में अब आप चूँकि विभाग का दायित्व ही संभाल रहे हैं, क्या योजना है आप लोगों की? किस योजना पर आप लोग काम कर रहे हैं? ये खेल की नींव हमारे यहाँ डॉक्टर रमन सिंह जी रखे थे अपने मुख्यमंत्रित्व काल में, और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, स्टेडियम बने, आप देख रहे हैं, कोटा स्टेडियम, बिलासपुर का बहतराई स्टेडियम, ये अपना प्रसादा स्टेडियम भी उनके कार्यकाल में रहा है। इतने बड़े बड़े भवन बनवाए हैं, खेल के संसाधन दिए हैं। बहतराई का तो हालत ख़राब है, तो इस साल सरकार ने हमारी 2.5 करोड़ रुपये मंजूर किए उनके मेंटेनेंस के लिए। और इस साल छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना में करीब
85 करोड़ का प्रावधान रखे हैं, जिसमें 5 विकास खंड में मल्टीपर्पज़ हॉल, 1 संभाग मुख्यालय में बनेगा और 3 जिला मुख्यालय में। और साथ ही एक बड़ा इसमें हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास कोचेस की कमी थी, जिनके कारण खेल प्रभावित हो रहा था जी। तो एक कैबिनेट में प्रस्ताव ला करके कोच की भर्ती का भी प्रावधान रखें और जल्दी कोच की भी भर्ती हो जाएगी। और छत्तीसगढ़ में खेल को आगे बढ़ाने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ को खेलो इंडिया में शामिल किया है और पूरे 33 जिलों में खेलो इंडिया के तहत हर ज़िले में एक एक खेल चिन्हांकित है और वहाँ पे कोच भी हैं। और हमारे केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी का भी बड़ा योगदान है। 2-3 जगह उनका भी दिया हुआ काम है, चाहे हम चांपा में, बलौदाबाजार में एथलेटिक ट्रैक की बात करें, राजनांदगांव में भी शायद कुछ जी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बन रहे हैं, कोच भी आ रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि बस्तर ओलंपिक जो हुआ ये अपने आप में मिसाल है। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी इनको रखे हैं और इस साल भी बस्तर ओलंपिक होगा। और छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश में ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, संभाग करके इनको भी कराएंगे। और युवा महोत्सव में भी देखें आप कि युवा महोत्सव में हमारे यहाँ से करीब 75 बच्चे पिछले साल गए थे भाग लेने दिल्ली। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ के बच्चों से सीधा मिले हैं। बच्चे जब वापस लौटे तो बहुत खुश थे कि हमसे प्रधानमंत्री जी मिले हैं। युवा सांसद का भी आयोजन करवाए थे, यहाँ के युवा 3 का राष्ट्रीय स्तर पे चयन हुआ था। तो हम चाहते हैं कि युवा केवल पढ़ाई में नहीं, खेल में नहीं, सभी क्षेत्रों में, कला में, साहित्य में, संस्कृति में, सभी क्षेत्रों में जाए। और इसके लिए हमने एक नया अलंकरण समारोह दिए हैं, छत्तीसगढ़ युवा रत्न पुरस्कार जी। इसके तहत 15-17 ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे उद्योग है, व्यापार है, संस्कृति है, कला है, गायन है, वादन है। इन क्षेत्रों में भी जो प्रतिभा चिन्हांकित होगी उनको भी छत्तीसगढ़ युवा रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत करेंगे। ये तो अच्छी बात है। लेकिन खेल संघों की जब बात होती है तो खेल संघों की एक बड़ी तस्वीर आप देखेंगे कि ज़्यादातर संघ उनके हाथों में है जो राजनीतिक व्यक्ति है। तो कैसे संघ का उद्धार होगा, क्योंकि पॉलिटिकल एक कहीं ना कहीं अप्रोच वहाँ पर हावी होगी। तो खेल संघों में खेल से जुड़े हुए ही चेहरे बिठाए जाएं, इस पर कोई नीति है क्या आप लोगों की? देखिए, खेल संघ का चयन, उनके पदाधिकारी, इसमें हमारा सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। खेल संघ का अपना अलग ढांचा है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई जो भी खेल संघ में पदाधिकारी, चाहे राजनीतिक व्यक्ति कोई भी हो, जिस उद्देश्य से लेकर के उस संघ में जुड़ा हुआ है उस खेल को आगे बढ़ाना चाहिए, नियत साफ रहना चाहिए। अगर खेल आगे बढ़ेगा तो जो पदाधिकारी है, जो अध्यक्ष है, उसका भी नाम होगा। मंत्री जी, आप करुणा शुक्ला जी के साथ काम किए, आपने रमेश बैस के साथ काम किया है, दयाल दास बघेल के साथ 10 साल आप अटैच रहे, आप उनके साथ काम किए, केदार कश्यप के साथ काम किया आपने। अब जिस सरकार में शायद कैबिनेट के मंत्री हैं, 2 ऐसे चेहरे वहाँ पर आपके साथ बैठते हैं जिनके साथ आप काम कर चुके हैं। अनुभव क्या कहता है आपका? क्या इन 18 महीनों का अनुभव है उनके साथ बैठकर काम करने का? देखिए, पहले भी हम बैठ के ही काम करते थे और अभी भी बैठ के काम करते हैं साथ में, तो कहीं भी कुछ अलग फीलिंग नहीं होता। जैसे पहले भी बैठ के ही साथ में कोई विषय पे चर्चा करते थे, काम करते थे, और आज भी बैठ के काम करते हैं, तो कोई ऐसा अनफिट नहीं लगता। अप्रत्याशित तौर ऐसा कुछ महसूस नहीं होता है? नहीं लगता, अच्छा लगता है कि एक साथ काम किए हैं। आप राम कथा करते हैं, गायन भी करते हैं, भजन भी करते हैं, कुछ हमारे दर्शकों के लिए सुना दे तो। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बहुत बढ़िया। आप लिखते भी हैं या? नहीं, पढ़ता हूँ। लेकिन आपने कुछ दिन पहले बताया था कि शायद कुछ किताबों। हाँ, मैं जो है रामायण और भागवत पहले बहुत पढ़ता था, अब तो पढ़ना छूट गया। तो उनके जो वहाँ का जो सार चीज़ है,
जो हमको प्रेरणा दे सकता है हमारे युवाओं को, बच्चों को, तो उसको अध्ययन करके मैं उसमें का जो सार चीज़ है उसको निकाल करके मैं उसको लिखता था। और मैंने 4 पुस्तकें छपाई। शुरुआत में धर्मपथ के बाद मैंने धर्म प्रवाह, फिर धर्म दृष्टि, और चौथा मैं दिशा के नाम से छपाया। दिशा जो है वाकई में अब मेरे पास अभी पुस्तक है नहीं है, ढूंढना पड़ेगा बच्चा कि नहीं। दिशा पढ़ने से मुझको ऐसा लगता है कि हमारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। अच्छा। मैंने इतना उसमें मेहनत किया था रामायण से और भागवत से, और कहीं भी मैं जाता था तो मैं अपने उद्बोधन में मैं रामायण और भागवत की ही बात करता था। अधिकांश मैं कॉलेज में और हाई स्कूल बड़े बड़े क्लास में जा कर के मैं जब भी स्पीच देता था तो मैं इसी के इर्द गिर्द ही देता था, रामायण और भागवत के बीच में। आपने बहुत सारी प्रतियां अपने क्षेत्र में बटाई जब आप राजनीतिक तौर पर स्थापित होने की कोशिश कर रहे थे। जी। तो क्या अनुभव है इसे लेकर आपका? देखिए, मैंने ये 4 अलग अलग नाम से छपाया और एक करीब 60,000 प्रति मैंने अपनी विधानसभा में बांटा। तो पुस्तक को पढ़, चुनाव के बहुत पहले? हाँ, चुनाव के पहले। ये 2018 तक 18 के बाद एक पुस्तक निकला था, दिशा, मुझको लगता है बाद में निकली है। हाँ, दिशा एक पुस्तक छपाया था। 3 पुस्तक 18 से पहले था, एक जो है ये 23 के चुनाव के पहले था। तो इस पुस्तक को पढ़ने के बाद लोग फ़ोन करते थे कि पुस्तक आपका बहुत बढ़िया लगा, ये पुस्तक मेरे को और चाहिए। मैंने बहुत पसंद किए बुजुर्ग लोग। वैसे आजकल देखा जाए तो अब पाठक नहीं रहे, पढ़ने वाले नहीं हैं, लेकिन जो अभी भी गांव में हैं महिलाएं बहुत पढ़ती हैं। तो आप तो एक संदर्भ का जिक्र कर रहे थे कि किसी गली में गांव के आप चले जाते थे तो लोग कहते थे वो टंकराम वर्मा जा रहे हैं। हाँ, तो उसका कारण ये था कि मेरे विधानसभा में 200 गांव आता है और 2 नगर पालिका। मैं इतना गांव को घूमा था कि कोई गांव का रामायण और भागवत छूटता नहीं था। लोग स्पेशली बुलाते थे, पंडित लोग भी बुलाते थे कि तोला आना है, आधा घंटा तोला बोलना है रामायण में, भागवत में। तो इतना पहचान। फिर भजन भी गाता था मैं, कहीं भी गया हूँ रामायण या भागवत में तो भजन गाना जरूरी है, लोगों की डिमांड थी। तो उसके कारण मेरा चेहरा सबके नज़र में था कि जहाँ से भी गुजरता था तो लोग, छोटे छोटे बच्चे भी बोलते थे कि टंकराम आ गया। आज भी जाता हूँ तो टंकराम आ गया, ऐसा। तो आपने इतनी राम कथा कही है, इतना कुछ रचा है, लिखा है, आपकी अपनी राजनीतिक जर्नी में, यात्रा में कोई ऐसा दोहा याद आता है जिसको आप गाकर भी हमारे दर्शकों के लिए बता पाएँ, जो बार बार आपके जहन में उमड़ता होगा, यदि आप गाकर बता पाएँ तो? देखिए, 5-7 चौपाई तो ऐसे हैं जिसको मैं रेगुलर मनन करता हूँ। और एक वो है, भजन का भी सूत्र है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है ना। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्राणी, राम तेरे साथ में। तो मैं हमेशा मतलब यही मेरा ये रहता है, वही जो राम रचि राखा, काहे के लिए ज़्यादा इधर उधर हाथ पैर मारना, आश्रित उसी पे रहता हूँ मैं। और कभी कोई चुनौती आती होगी आपके जीवन में, राजनीतिक यात्रा के दौरान, तब के संदर्भ में कोई ऐसा दोहा जो आपको मोटिवेट करता हो? मैं तो पहले ही बताया कि मैं पूरा सब चीज़ उसी के ऊपर डाल देता हूँ। कुछ भी आए, संकट आए, कुछ भी आए, उसी के ऊपर डाल देता हूँ। मैं जिला पंचायत चुनाव को बता रहा हूँ कि मेरे जो खिलाफ में लड़े थे, हम 16 थे मेंबर, तो उनकी संख्या ज़्यादा थी, हम 7 थे, वो 9 थे। तो जिला पंचायत में उपाध्यक्ष के लिए लड़ना था, तो हम तो पता था हारेंगे कह के, लेकिन मुझको ऐसा लगा कि एक वोट उधर से मिलने वाला था, हम हो गए बराबर। तो पेटी में डल गया था, निकलने वाला था, तभी मैं अपने बाकी बिहारी जी को याद किया कि मैं कहा देखिए 8-8 हो रहा है और मैं जो है इसमें हारना नहीं चाहता। जब बराबर टास में नहीं हारना चाहता, मैं कहा मेरा उद्धार आप ही करोगे। तो वाकई में पेटी खोली तो मेरा 9 निकला, उसका 7 निकला। तो इसमें कोई संदर्भ, कोई दोहा आपको याद आता है इससे जुड़ा हुआ, इस प्रसंग से जुड़ा हुआ? देखिए, अब एकाएक कोई चीज़ याद आती नहीं है ना, अपन दूसरे विषय पे बात कर रहे हैं, है ना।
आप राम में, जब अयोध्या में राम मंदिर बना तब आप बड़े चर्चित थे सोशल मीडिया पर, तमाम तरीके के उस समय भजन आप गाकर सुनाया करते थे। कोई ऐसा संदर्भ इस वक्त जो तुरंत ध्यान आता हो? जब भगवान राम को वनवास हुआ, जब वनवास के लिए निकले तो नगर के सब नर नारी बहुत रो रहे थे और ये लगता था कि अभी हम ठीक से देखे ही नहीं है, थोड़ा देर और रुक जाओ, थोड़ा देर और रुक जाओ, यही सब बोलते थे। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत सधी हुई आवाज़ भी है आपकी। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, पिछले दिनों बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई और 18 महीने की सरकार के बाद ये पहला मौका था जब बंद कमरे में संगठन के नेताओं ने मंत्रियों से 1-to-1 किया था। अंदर बात क्या हुई थी? देखिए, मोदी जी के जो 11 साल है उस पे हम संकल्प से समृद्धि की ओर वाला हमारा विषय था, तो उसमें सबको दायित्व दिया गया था, संगठन के लोगों को भी दायित्व दिया गया था कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है उसको जन जन तक पहुंचाने में पहल कर रहे हैं। तो सब ने बताया कि भाई हमने मंडल स्तर पे काम किया, जिला स्तर पे काम किया, हमने ये सभा लिया, उसमें वही बात थी संकल्प से। लेकिन बाहर तो खबर यह आई कि मंत्रियों की क्लास लगाई गई है जमकर। नहीं ऐसा कुछ नहीं था। वो बैठक जो है संकल्प से समृद्धि और है तो बहुत बड़ा अभियान है। आप काम कितनों भी करिए लेकिन बताओगे कि नहीं कि हमने ये काम किया है तो महसूस करते ही नहीं है। 18 लाख प्रधानमंत्री आवाज़ दे रहे हैं तो बताना पड़ता है कि भाई वो प्रधानमंत्री 18 लाख दे रहे हैं। महतारी बंधन कब दे रहे हैं ना, हर महीना आ रहा है कि नहीं आ रहा है खाते में। खैर धीरे से बता दीजिए, कभी डांट डपट पड़ती है संगठन की तरफ से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था और हम लोगों की थोड़ा विशेष जिम्मेदारी हो जाती है इस संकल्प से समृद्धि को बढ़ाने की। जवाबदारी रहते हैं प्रभार जिला का भी, वहाँ भी जाना पड़ता है और साथ ही साथ अपने विधानसभा को भी, अपने जिले को भी देखना पड़ता है। तो उसमें मार्गदर्शन मिला कि भाई समय निकाल करके अपने को भी देखना है, ऐसा नहीं कि प्रभार जिला में दौड़ते रहो अपना जिले पीछे हो जाए। और मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर किस तरीके की चर्चा संगठन के भीतर होती है, मंत्रिमंडल के बीच में होती है जो सदस्य हैं? देखिए, मंत्रिमंडल के बीच में इस तरह की चर्चा तो होती नहीं है और ये बड़ा विषय है, ये केंद्रीय नेतृत्व का मामला है, उनका विषय है, मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और हम तो कार्यकर्ता हैं। हमको जो जवाबदारी दी है उस जवाबदारी को हम ईमानदारी से पूरा करें। एक प्रशिक्षण होना है आप लोगों का मैन पार्ट में, आप लोग एक साथ जुटेंगे। मध्य प्रदेश में इसके पहले हुआ था, अब छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। मोटे तौर पर ऐसे प्रशिक्षण की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हालांकि बीजेपी में तो लगातार प्रशिक्षण वर्ग होता रहता है, इस वक्त जो प्रशिक्षण हो रहा है उसमें एजेंडे क्या शामिल किए गए हैं? देखिए, जैसे आप बताएं कि प्रशिक्षण होते रहता है और वाकई में भारतीय जनता पार्टी कभी खाली नहीं बैठते, आप देखे होंगे। प्रशिक्षण लगा रहता है और बोलते हैं कि जीवन भर आप अध्ययन करते रहो तो भी आप में संपूर्ण गुण नहीं आ सकता। और मैं भी सोचता हूँ कि वाकई में जब प्रशिक्षण में हम जाते हैं तो नए नए टिप्स मिलते हैं, उससे काम करने की क्षमता बढ़ती है, उत्साह बढ़ता है। कई चीज़ें ऐसी जिसको हम जानते नहीं हैं या उसको कैसे करें, ये वहाँ पे हमको प्रशिक्षण में वाकई मिलता है। नए नए टिप्स मिलते हैं और जो चिंतन शिविर का आयोजन है वाकई में लाभदायी रहेगा, प्रेरणादायी रहेगा। और तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण चलते रहता है, 24 घंटा और सालों भर काम करते रहते हैं, एक काम ख़त्म नहीं होता दूसरा काम आ जाता है। इससे हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें भी ऊर्जा हमेशा बना रहता है, हम लोगों को भी अच्छा लगता है, बिजी रहते हैं, काम मिलते रहता है। तो बीजेपी को लेकर अंदरूनी तौर पर लोग कहते भी हैं कि बीजेपी किसी कॉरपोरेट कंपनी की तरह है कि सिर्फ टास्क देने का काम करते रहती है। खैर बहरहाल, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए आप क्या कमिटमेंट करेंगे कि आने वाले जो साल बचे हैं आपके मंत्रित्व काल के, राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग या खेल विभाग, खेल एवं युवक कल्याण विभाग जो आपका है, किस तरीके से काम करेगा और क्या कौन सा माइलस्टोन छोड़कर जाएगा कम से कम इस कार्यकाल के दौरान? देखिए, मैं तो सभी से आग्रह यही करना चाहूँगा कि हमारे
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की जो इतनी बड़ी सोच है, 2 साल, 5 साल, 10 साल का टारगेट नहीं रखे हैं, 2047 का टारगेट रखे हैं कि 2047 तक हम भारत को एक शिक्षित राष्ट्र, सशक्त, सक्षम और विकसित राष्ट्र बनाएंगे। और जो प्रधानमंत्री जी ने टारगेट रखा है उस दिशा में हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार, हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार उसके हिसाब से योजना बना करके काम कर रही है। 2 साल के हमारे बजट को देखे भी होंगे। पहले साल के बजट ज्ञान के नाम से आया, फिर गति के नाम से आया। और मैं ऐसा मानता हूँ कि इतना बड़ा परिवर्तन के लिए, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमारे जो आधारभूत ढांचे हैं, सड़क है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बैंकिंग प्रणाली है, पोस्ट ऑफिस है, सबको अपडेट करना होगा। जब समाज में भी समृद्धि आएगी तो प्रदेश में समृद्धि आएगी, और जब हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। और ये तभी संभव है जब हम सब मिलकर के काम करें। और आपका मीडिया को भी मैं आग्रह करूँगा, ये एक बहुत बड़ा योगदान हमारे मीडिया का भी रहता है सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने में, देश को आगे बढ़ाने में, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में आप सब भी मदद करेंगे। चलिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद टंकराम वर्मा जी। आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी नए मेहमान के साथ आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। नमस्कार। नमस्कार।